आशा एक विधवा औरत थी जो सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना बांटा करती थी। इसी तरह से आशा ने अपनी अपाहिज बेटी सिया का पालन पोषण किया था। अब सिया बड़ी हो चुकी थी, पर क्योंकि सिया अपाहिज थी इसलिए आशा को हर समय उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन आशा की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे आशा बहन, तू अपनी सिया की शादी नहीं करवाना चाहती या सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में ही रखना चाहती है? अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी बेटी की विदाई ना हो? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो, उसकी विदाई हो और वो भी अपना ससुराल संभाले। लेकिन तुम तो जानती हो ना सब। अरे मैं जानती हूँ बहन कि सिया बेटी चल नहीं सकती, वो अपाहिज है, पर भूल मत हमारी सिया हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। और रही अपाहिज की बात, तो दुनिया में सिया के अलावा भी बहुत लोग अपाहिज हैं, पर उनकी भी तो शादियाँ होती हैं। बहन, अगर तुम्हारी नजर में मेरी बेटी के लायक कोई लड़का हो तो जरूर बताना। अरे आशा बहन, मेरा तो काम ही है लोगों की शादी करवाना, इसीलिए तो तेरे घर आई थी। सिया बेटी बहुत सुंदर है, तू देखना उसकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। मैं फिर आऊंगी और हाँ, इस बार रिश्ता लेकर आऊंगी। इतना बोलकर आशा की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, पर ये सारी बातें सिया सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें हमेशा यही चिंता सताती है ना कि मेरी कभी विदाई होगी या नहीं। देखो आंटी ने इसका जिम्मा ले लिया है, इसीलिए अब आप टेंशन लेना बंद कर दो। बेटा, कोई तेरी चाहे कितनी ही मदद क्यों ना कर ले, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। इसीलिए मुझे तेरी शादी की चिंता सताती रहती है। जब तक मैं अपनी आंखों से तुझे तेरे ससुराल में खुश ना देख लूँ, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर आशा की पड़ोसन आशा से मिलने उसके घर आती है। आशा बहन, मैंने कहा था ना इस बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी। देखो मैं अजय नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का और उसका परिवार बहुत अमीर है, पर लड़के में एक कमी है। क्या कमी? कैसी कमी? आशा बहन, मेरी बात को समझना। सिया बेटी भले ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, पर है तो अपाहिज ही ना। और भला एक अपाहिज लड़की से कौन शादी करता है? इसीलिए बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, बस लड़का सुन नहीं सकता। क्या लड़का बहरा है? भला मेरी बेटी एक बहरे के साथ कैसे रहेगी? वो खुद एक अपाहिज है। आशा बहन, जैसे तुम लड़के में कमी देख रही हो, वैसे लड़के वाले भी तो लड़की में कमी देखते हैं। तुम्हारी बेटी अपाहिज है और इस बात को तुम स्वीकार कर लो। ऊपर से तुम गरीब हो, इतना दहेज नहीं दे पाओगे। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, वो ज्यादा दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। बस मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। क्योंकि सिया अपाहिज थी इसलिए आशा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, पर शायद सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि सिया अमित नाम के किसी लड़के से प्यार करती थी। पर सिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में अपनी माँ से बात करे। बहुत जल्द लड़के वाले सिया को देखने आते हैं और उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं। सही कह रही थी तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। भले ही अपाहिज है, पर कमी हमारे बेटे में भी है, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं। वरना हमारा बेटा बहरा होकर भी किसी चीज में कम नहीं है। आप सही कह रही हो बहन, वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। चलिए, अच्छी बात है, आपको हमारा लड़का पसंद है और हमें आपकी लड़की। अब बहुत बातें कर ले, कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। क्या लेन देन की? पर क्या बहन, अब आप अपनी बेटी की शादी करोगी तो क्या उसकी शादी खाली हाथ करोगी? वैसे भी तुम जो भी दोगी अपनी बेटी को दोगी, हमें थोड़ी ना। आखिर हम तुम्हारी बेटी पर एहसान कर रहे हैं, बदले में तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम अपनी बेटी की विदाई अच्छे से करो। इसीलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 लाख कैश दे देना। क्या 3 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मुझ जैसी गंवार औरत कहाँ से इतने पैसे लाएगी? मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी का पालन पोषण किया है। अगर तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती तो भूल जाओ अपनी बेटी की विदाई। हम किसी और लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देंगे। हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां लाइन में बैठी हैं। वो तुम्हारी बेटी सुंदर है, इसलिए हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। आशा इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। साथ ही साथ आशा को
इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा न हो इस रिश्ते के टूट जाने से सिया की कहीं शादी न हो, इसलिए आशा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, साथ ही साथ दहेज की रकम के लिए भी। चलिए फिर ये रिश्ता पक्का हो गया। अब बहुत जल्द आप अपनी बेटी की विदाई कर देना ताकि हम आपकी बेटी को विदा करके अपने घर की बहू रानी बना सके। इस तरह से सिया का रिश्ता हो जाता है। समय बीतता जाता है और बड़ी मुश्किलों से आशा शादी की सारी तैयारियां कर लेती है, पर वो 3 लाख का इंतजाम नहीं कर पाती। क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? बेटा, कल तेरी शादी है। कल तू विदा हो जाएगी और अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 2 लाख रुपए ही जमा कर पाई हूँ। 10 लाख कहाँ से लाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आखिर तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? जो होगा अच्छा होगा, और ऐसे ही समय पर पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस तरह से सिया अपनी माँ को समझाती है, पर माँ तो माँ होती है। अगले दिन सिया की शादी थी। सारी तैयारियां अच्छे से हो चुकी थी, पर शादी के मंडप पर ही सिया की होने वाली सास आशा से दहेज की रकम मांगती है। बहन, दहेज की रकम विदाई के बाद दोगी क्या? अब तो कुछ देर में फेरे भी होने वाले हैं। अब तो दहेज की रकम दे दो। जब तक दहेज नहीं दोगी तब तक शादी नहीं होगी, याद रखना। बहन, मैंने दहेज के पैसे जमा कर लिए हैं। 10 लाख रुपए की कमी है। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। बस मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट ना आए। मेरी बेटी की विदाई हो जाने दो। मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। माफ करना बहन, पर सारी बातें पहले ही हो चुकी थी और मैं बिना दहेज की रकम लिए एक अपाहिज और गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। चल बेटा, दहेज की रकम जमा हो जाए, उस दिन बुला लेना, आ जाएंगे शादी के लिए। आप जैसी लालची घमंडी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आपका बेटा खुद बहरा है और आप दूसरी लड़की पर उंगली उठा रही हो। आपको क्या लगता है आपका बेटा सिया से शादी नहीं करेगा तो क्या सिया की विदाई नहीं होगी? मैं करूंगा सिया से शादी और मैं आपके बेटे के मुकाबले ज्यादा अच्छा हूँ। अमित, तुम क्या कह रहे हो? बस करो सिया, मैं सच और नहीं छुपा सकता। आंटी जी, मैं और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर कभी आपसे कह नहीं सके। पर आज सिया के साथ ये सब होता देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। सिया की विदाई होगी और आज ही होगी, बस आपकी आज्ञा चाहिए। अमित की अच्छाई देखकर आशा मना नहीं कर पाती और अपनी बेटी की शादी उसी मंडप पर अमित से करवा देती है, जिसके बाद लड़के वाले मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। और इस तरह से बड़े ही अच्छी तरीके से आशा अपनी अपाहिज बेटी की विदाई करती है और सिया भी अमित के साथ खुशहाल जिंदगी जीती है। सुमन अपने घर में अपने बड़े बेटे कुलदीप और बहू अंजलि के साथ रहा करती थी। सुमन का छोटा बेटा अतुल अमेरिका में नौकरी कर रहा था। अतुल को अमेरिका गए 2 साल हो चुके थे, इसलिए अब सुमन इस बात से परेशान रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे अंजलि बहू, मुझे तो डर लग रहा है। 2 साल हो गए हैं अतुल को अमेरिका गए हुए, लेकिन मजाल है कि वो इन 2 साल में घर वापस आया हो। माँ जी, सारी आप ही की गलती है। आपको पता है, जो भी अमेरिका जाता है वो वहाँ की लड़कियों से शादी कर लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी देवरानी अमेरिकन हो। बहू, मैं भी नहीं चाहती कि अतुल अमेरिकन लड़की को इस घर की बहू बनाए। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही अतुल को फोन कर दूं और उससे कह दूं कि अमेरिका की नौकरी छोड़ के इंडिया वापस आ जाए। दोनों सास बहू इसी सोच में डूबी थी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सुमन अतुल को फोन करने के लिए अपना फोन उठा लेती है। पर ये क्या, अतुल को फोन करने से पहले ही सुमन को अतुल की आवाज सुनाई देती है। माँ, भाभी, कैसे हो आप दोनों? देखो, आपका अतुल अमेरिका से वापस आ गया है। माँ जी देखिए, देवर जी अमेरिका से आ गए। पर माँ जी, देवर जी के साथ एक लड़की भी है। अतुल बेटा, तेरे साथ ये लड़की कौन है? देखने में तो अंग्रेजन लग रही है। माँ, भाभी, ये लड़की मेरी बीवी है, जूली। अब आप खुश हो जाइए भाभी, आपको हमेशा से अपने लिए देवरानी चाहिए थी ना, ले आया मैं आपके लिए देवरानी, वो भी अमेरिका से। पर देवर जी, मुझे अमेरिकन देवरानी नहीं चाहिए थी। एक बार आप हमसे भी तो पूछ लेते, कहाँ ये अंग्रेजन अमेरिका की रहने वाली और कहाँ हम हिंदुस्तानी। क्या हुआ भाभी, अगर जूली अमेरिकन है तो जूली को इंडियन लोग और यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद है। आप लोग शांत हो जाइए, बहुत जल्द जूली आप लोगों के साथ घुल मिल जाएगी। और भाभी, आप हो ना जूली की मदद करने के लिए, बहुत जल्द जूली सब कुछ सीख लेगी। आखिर अंजलि और सुमन को जिस बात का डर था वही हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी अंजलि और सुमन जूली को स्वीकार कर लेती है
पर वो दोनों सिर्फ दिखावे के लिए जूली को स्वीकार करती हैं। अतुल के गैर मौजूदगी में ऐसा कोई मौका नहीं होता कि अंजलि और सुमन जूली का मजाक बनाया करते। माँ जी जल्दी यहाँ आइए और देखिए मेरी प्यारी अमेरिकन देवरानी किस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई है। हे भगवान, अब इस कलमुही अंग्रेजन को कौन बताए कि ये इसका अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया है और यहाँ की बहुएं ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती। मम्मी जी मेरे पास आप लोगों की तरह कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने अमेरिकन कपड़े ही डाल लिया। माँ जी मेरी इस अमेरिकन देवरानी को तो हिंदी बोलनी भी आती है और मुझे भी और समझ भी आती है। हाँ आपने सही कहा भाभी जी, जब मैं अमेरिका में थी तो अतुल मुझे रोज हिंदी बोलना सिखाते थे और उन्होंने मुझे यहाँ के कल्चर और तौर तरीके भी बताए ताकि मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ रहने में कोई परेशानी ना हो। मेरी प्यारी अमेरिकन बहू, तू चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन हमारे रंग में नहीं रंग सकती तू। अमेरिकन देवरानी जी गलती आपकी नहीं देवर जी की है जो उन्होंने आपसे शादी की। इतना बोल अंजलि और सुमन वहाँ से चली जाती है। जूली को उन दोनों की ही बातें बहुत बुरी लगती है पर वो अतुल से कुछ नहीं कहती। समय यूं ही बीतता जाता है और जूली अपनी जेठानी और सास का दिल जीतने के लिए इंडियन खाना बनाने की कोशिश करती है। पापी जी और मम्मी जी देखो मैंने इंडियन फूड बनाया। अरे तुम तो अमेरिका में मांस मच्छी खाती हो ना, जिस हाथ से तुम मांस मच्छी खाती हो उसी हाथ से तुमने हम पंडितों के लिए यानी इस घर के लिए खाना बनाया। राम राम राम, तुम तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती हो। पर मैंने तो पिछले 1 साल से मांस मच्छी नहीं खाई और न ही छुआ और इस घर में कोई मांस मच्छी नहीं खाता, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख बहू, तूने कितने सालों से मांस मच्छी खाई हो या फिर नहीं खाई हो, इससे हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा पेट थोड़ा भरा भरा है इसीलिए हम हल्का फुल्का खाना खाने जा रहे हैं। चल अंजलि बहू। इस तरह से अंजलि और सुमन जूली के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाते और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक रात। माफ करना अमेरिकन देवरानी, पर हमारे घर में ब्रेड सैलेड ये सब कुछ कोई नहीं खाता। हम तो घी तेल मसाले खाने वाले लोग हैं, यही खाते हैं, इसलिए आज तुम्हें घी से लिपटा हुआ पराठा ही खाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम भाभी जी, मुझे तो पराठा वैसे भी बहुत अच्छे लगते। शुक्रिया पराठा देने के लिए। क्यों भाभी, हैरान हो गई ना आप भी? मैंने पहले ही कहा था ना, जूली को इंडियन लोग और यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद है। उसे हम लोगों के साथ घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना बोलकर जूली और अतुल खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं पर ये सब देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। अतुल, मम्मी जी और भाभी जी घर में साड़ी पहनते हैं, मुझे भी साड़ी पहनी है। मेरे पास साड़ी नहीं है, क्या तुम मेरे लिए साड़ी ला सकते हो? बस इतनी सी बात, मैं कल शाम को घर आते हुए तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। अब जूली यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखती है और काफी हद तक वो साड़ी पहनना सीख भी जाती है। अब इसी तरह एक दिन अतुल को पूरे परिवार के साथ किसी पार्टी में जाना था और इसलिए पहली बार जूली साड़ी पहनकर आती है। अरे देवरानी जी, ये चद्दर क्यों लपेट कर आ गई? तुम्हारी बस की नहीं है साड़ी पहननी, क्यों पार्टी में अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो? जाओ जाकर अपने कटे पुटे कपड़े पहन लो, वही जो तुम छोटे छोटे कपड़े पहनती हो वही पहन लो। पर मुझे भी पार्टी में तुम लोगों की तरह साड़ी पहन कर जाना है। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, मैंने अतुल जी से बहुत प्यार से। अंजलि और सुमन की ऐसी बातें सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सारी बात अतुल अपनी कानों से सुन लेता है। जूली, माँ और भाभी ने तुम्हें अब तक नहीं अपनाया, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कुछ बचाने लायक था ही नहीं। देख रही हो भाभी, आपके इतने बुरे बर्ताव करने पर भी जूली आप दोनों की साइड ले रही है। वो हर दिन यही कोशिश करती है कि आप लोग का दिल जीत सके, पर आप दोनों हर दिन इस कोशिश में लगी रहती हो कि इससे और कितनी ज्यादा नफरत की जा सके। और आप दोनों इससे इतनी नफरत सिर्फ इसलिए करती हो क्योंकि ये अमेरिकन है। ऐसी बात नहीं है देवर जी, बस मैं देवरानी को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी देवरानी अमेरिकन हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी देवरानी हिंदुस्तानी हो जिससे मेरे सोच विचार मिल सके। भाभी, आप एक बार जूली से बात करके तो देखो, उसके पास बैठकर तो देखो, उसकी सोच आपकी सोच जरूर मिलेगी। माँ, एक बार मौका तो दो जूली को। अतुल की बातें सुनकर अंजलि और सुमन की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है और वो दोनों जूली को अपनाने के लिए उसे एक मौका देते हैं और जूली उस मौके पर खड़ी उतरती है।
जिसके बाद अंजलि के मन से अमेरिकन देवरानी का भेदभाव खत्म हो जाता है। रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक औरत अपने रामू का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका पति डरा सहमा हुआ घर आता है। अपने पति को डरा हुआ देखकर तारा रामू से बोलती है, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? और आज आपको घर आने में इतना लेट क्यों हो गया? तारा, आज जब मैं घर आ रहा था तो मैंने एक चुड़ैल देखी। इतना बोलकर रामू अपनी बीवी को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है। किस तरह से जब वो घर की ओर आ रहा था तो उसने रास्ते में एक चुड़ैल देखी जिसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। पर जैसे ही वो चुड़ैल रामू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, रामू दुर्गा माँ का नाम लेने लगता है और उसके हाथों में लाल चुनरी, नारियल और पूजा का सामान देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और रामू भागता हुआ जल्दी से अपने घर आ जाता है। ये सुनकर तारा अपने पति से बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने आज मेरे पति की जान बचा ली। रामू जी, ये सब कुछ दुर्गा माँ जी के आशीर्वाद से ही सफल हो पाया है, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। वो चुड़ैल तो आज आपकी जान ही ले लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उस रास्ते पर आज से पहले कोई चुड़ैल नहीं दिखी, फिर आज आपको ये खतरनाक चुड़ैल। अरे भाग्यवान, इन भूत प्रेत का क्या है? ये तो एक साया होती है जो कभी भी कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती है। आप सही बोल रहे हैं, दुर्गा माँ ने आपकी जान बचाई है। इसीलिए मैं कल से पूरे 9 दिन की दुर्गा माता के व्रत रखूंगी और 9वें वाले दिन कंजका भी खिलाऊंगी। अब वो दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रात को कालू नाम का एक व्यक्ति उसी रास्ते से घर आ रहा होता है। तभी उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। घुंघरू की आवाज सुनकर कालू इधर उधर देखने लगता है और आवाज लगाते हुए बोलता है, कौन है? कालू के इतना बोलते ही उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते में छुप छुप कर रो रहा है? कालू के ये बोलते ही चुड़ैल अचानक से उसके सामने आती है। कालू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अब कालू खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर देती है। अगली सुबह सभी गाँव वाले जब कालू की लाश देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। इतनी बेरहमी से आखिर कौन कालू को मार सकता है? ये उसी चुड़ैल का काम है। परसों रात को जब मैं घर आ रहा था तब उस चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, परंतु स्वयं दुर्गा माता ने मेरी रक्षा की। क्या? अपने गांव में चुड़ैल? रामू भाई, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हम गांव वालों को पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है? मैं बहुत डर गया था और मेरे दिमाग में ये बात निकल गई थी कि मैं तुम गांव वालों को बता सकूं, परंतु मैं तुम सभी को सच बता रहा हूं। ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी चुड़ैल का है। चुड़ैल का नाम सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिस वजह से चुड़ैल अब उनके घर पर दस्तक देती है और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है चुड़ैल उसको मार देती है। अब मौत का ये सिलसिला बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल का सामना करने का ठान लेते हैं और नवरात्रि के 7वें वाले दिन सभी गांव वाले मिलकर एक बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सारी बात जानकर बाबा गाँव वालों के साथ उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी बाबा के साथ आगे बढ़ते हैं, परंतु चुड़ैल अपनी शक्तियों से उनको रोकने की कोशिश करती है। जोर से हवाएं चलने लगती हैं। गांव के लोग इतनी तेज हवा और बारिश में आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु बाबा हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। आखिरकार बाबा उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां चुड़ैल लोगों को मारती है। अब बाबा वहां बैठकर एक पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद बाबा को उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल जाता है, जिसके बाद बाबा गाँव वालों से बोलते हैं, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसका अंत स्वयं दुर्गा माता ही कर सकती हैं, क्योंकि ये एक शापित और अतृप्त चुड़ैल है जो अमर होना चाहती है। अमर होने के लिए इसको 3 गांव की बलि चढ़ानी है। अगर इसने इस गांव के लोगों को भी मार दिया तो ये अमर हो जाएगी, और अगर ये अमर हो गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब हम गांव वाले क्या करेंगे बाबा? हम कल पूजा करेंगे
और नौमी वाले दिन स्वयं देवी माता को आना होगा इस चुड़ैल का अंत करने के लिए। इतना बोलकर सभी लोग जब मंदिर की ओर जाने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अपना विशाल रूप लेकर खड़ी हो जाती है और उनसे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम गांव वाले मुझे मारने के लिए पूजा करोगे और दुर्गा माता को बुलाकर मेरा वध करोगे? मैं तुम गांव वालों को ऐसा करने दूंगी? ये सब नामुमकिन है, क्योंकि अब मैं तुम गांव वालों को एक साथ मार डालूंगी। अब कोई भी और से बचकर नहीं जा पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी बाबा अपने झूले में से माता रानी का लाल सिंदूर और गंगा जल निकालकर उस चुड़ैल पर डाल देते हैं, जिससे वो चुड़ैल थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और बाबा सभी गांव वालों के साथ मंदिर में जाकर पूजा करने लगते हैं। पूजा करने के बाद नवरात्रि के 9वें दिन स्वयं दुर्गा माता प्रकट होती हैं और सभी गाँव वालों से बोलती हैं, इस चुड़ैल का अंत स्वयं मेरे हाथों से होगा, तुम सभी घबराओ मत। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। माता रानी, जब भी इस दुनिया पर कोई विपदा आई है तो आप स्वयं हम भक्तों की रक्षा करने आई हैं और हमारा पूरा गांव तो आपका भक्त है। अब आप ही हमें उस चुड़ैल से बचा सकती हैं। मेरे होते हुए कोई भी दुष्ट पापी अमर नहीं हो सकता। आज उस चुड़ैल का अंत निश्चित है। इतना बोलकर दुर्गा माता अपने त्रिशूल चुड़ैल की ओर फेंकती हैं और वो त्रिशूल चुड़ैल के सीने में जाकर रुक जाती है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है और एक राख बन जाती है और गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। वो सभी नवरात्रि के 9वीं वाले दिन 9 कन्याओं को कंचका खिलाते हैं और दुर्गा माँ की आराधना करते हैं।